चुनाव लड़ रही हैं कांग्रेस की उम्मीदवार के तौर पर, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और इसे एक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन क्या वहाँ इंडी गठबंधन चुनाव लड़ेगा मिलजुल कर? क्योंकि इस बार इस चुनावों में डी राजा की पत्नी वहाँ खड़ी हो गई थी राहुल गांधी के ठीक सामने, और उसमें वोट काफ़ी कटे भी थे। फिलहाल हरियाणा और जम्मू कश्मीर से जो नतीजे सामने आए हैं, इन नतीजों ने कांग्रेस को झटका दिया है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी को लीड मिली है, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं सीट थी, बीजेपी सेकंड नंबर पे थी। चलिए, दो गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, हम बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ आलोक मेहता, एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे जुड़ गए हैं। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विशेषज्ञ के तौर पर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। आलोक सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे। इस नई चुनावी रण का बिगुल बजा दिया है चुनाव आयोग ने, और चुनाव आयोग इस बिगुल को बजाते हुए इस बात पर खासा नाराज नजर आया है। राहुल लाल भाई, इस सवाल को आप सुनते रहिए, आप भी जवाब देंगे कि जब चुनाव हो जाते हैं तो उसके बाद ईवीएम को लेकर वो सवाल उठाए जाते हैं जो तार्किक भी नहीं होते और जमीनी भी नहीं होते। आलोक सर, पहले आप। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। अच्छा है कि राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्होंने सवालों के जवाब में उन्होंने कहा वैसे मैं इस पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन पूरी प्रक्रिया। राजीव जी, आपको याद हो चुनाव के जब मतगणना के बाद भी जब ये बात हो रही थी तो हम लोगों ने बात की थी, और मैंने तब भी कहा था कि इसमें वहां पर उनके प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं पेटी खोलने का। लेकिन आज उन्होंने बड़ा इससे भी आगे की बात बताई, बैटरी को ऊपर भी दस्तखत कराए जाते हैं। और ये उन्होंने कहा कि मुझे भी पता नहीं था इस पर हम दोनों भी चौंके हैं कि बैटरी पर भी साइन लिए जा रहे हैं। आलोक सर, बात पूरी करें। तो इसलिए बैटरी पर, फिर उसके बाद जब मशीन जहां जाती है वहां से जो पूरी प्रक्रिया बताई, उसके बाद इस तरह की बातें। और ये अंत में हम भी यही कहते हैं कि जहां जीते वहीं सब कुछ अच्छा मशीन है, जहां नहीं जीते वहां है। तो इस तरह की शिकायतें। अच्छा, ये कहना कि अडवाणी जी के कार्यकाल में तब रिपोर्ट आई थी, नरसिंह राव ने ये लिखा था, वो उसके बाद कितना अंतर आ गया। सारे सुधार के साथ चुनाव सुधार हो चुके हैं, और ये बड़ा दुखद होता है जिससे कि जनता में, देखिए इसलिए उन्होंने ये भी ध्यान दिलाया। देखिए, मुंबई जैसे इलाके में यदि वोटिंग कम होती है तो हम लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। जब ये कहते हैं कि अरे नतीजा तो वो पता नहीं मशीन में अपने आप आ जाएगा। गांव के लोग, झारखंड में आज चुनाव है, महाराष्ट्र के कई गरीब इलाकों में गांव में चुनाव है। आप किसी भी क्षेत्र में, देश भर में हमारे यहाँ मिक्स सोसाइटी है, बड़े बड़े महानगरों से लेके गाँव तक, उनके बीच में जो पार्टियां जिम्मेदार नेता है। देखिए, कोई गैर जिम्मेदार सड़क पे बैठ के कोई कुछ भी कह रहा है वो समझ में आता है, लेकिन ये भी स्पष्ट होना। लेकिन एक बात जरूर है, चूंकि अपन बात शुरुआत कर रहे हैं, कि ये बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है। शरद पवार का भविष्य, बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे का भविष्य, एकनाथ शिंदे जी विद्रोह करके गए उस शिवसेना का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसका गढ़ या मातृभूमि महाराष्ट्र रही है, जिसको कह सकते हैं मात्र, जहां से वो जन्म हुआ, नागपुर, आज भी इस दृष्टि से, जबकि विदर्भ में सीटें कम मिली है लोकसभा में भी। मैं इसलिए कह रहा हूं, यदि गड़बड़ करना होता तो आप ये बताइए कि अमेठी में जिस तरह से चुनाव हुए वहां पर तो बीजेपी आप बहुत बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर एक चरण में चुनाव हो रहा है तो मराठवाड़ा कैसे रिएक्ट करेगा, विदर्भ कैसे रिएक्ट करेगा, या कोंकण कैसे रिएक्ट करेगा। ये महाराष्ट्र की राजनीति से बड़ा नया निकल कर आएगा। आलोक सर जी, मैं इसीलिए इतना पूरी करता हूँ, अगर राहुल लाल जी से भी बात करेंगे, लेकिन मेरा यही कहना है कि ये बड़ा दिलचस्प। इसी तरह भ्रष्टाचार। अच्छा, शरद पवार मराठा क्षत्रप, राजीव जी शायद आपने देखी हो, कई बार टीवी पर भी चर्चा हुई है। मेरी पुस्तक 93 में आई, राव के बाद कौन, तब से मेरा नाम था कि शरद पवार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। मराठा क्षत्रप, उन्होंने यशवंत राव चौहान से शुरू किया और आज तक उन्होंने इतनी बार दल बदले। अजित पवार पर आरोप लगाते हैं नहीं परिवार के सदस्य पर, लेकिन हर बार वो पार्टी तोड़ी, पार्टी जोड़ी, बनाया, और वो सबसे बड़े नेता हैं। आज भी मैं स्वीकार करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका सम्मान करते हैं, कई सार्वजनिक सभाओं में उनके साथ रहे, चुनाव से पहले भी, लोकसभा चुनाव से पहले भी। ऐसी स्थिति में उनका कद बड़ा है, लेकिन उनका धरातल, अब उनको सिर्फ ये बचा है कि सुप्रिया सुले को सत्ता मिले, कि सोनिया गांधी चाहती राहुल गांधी को सत्ता मिले। ये जो दो टारगेट है, तो मैं नहीं कह रहा, मैं हो सकता है कि वो करे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता हैं जो बेचारे सबसे ईमानदार रहे और मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के साथ में मंत्री रहे, लेकिन उनको कभी मौका ज्यादा नहीं दिया जाता पार्टी में। कराड़ से आते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पृथ्वीराज जी नहीं, और उनके परिवार भी पहले कांग्रेस का रहा,
लेकिन मैं इसलिए दो एक्सट्रीम बता रहा हूँ कि मुंबई बम कांड के आरोप से लेकर शरद पवार पर वो आरोप रहे। ऐसी स्थिति में जो हुड्डा जी का लोग, अभी भी हम इससे पहले अबुल जी से चर्चा कर रहे थे अपने ही चैनल पर, तो मैंने उनसे कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बहुत बड़ा कद रहा है। ठीक है, शरद पवार जैसा तो नहीं है, लेकिन सब लोग इसीलिए तो कह रहे थे कि बस उनके रहने तो जीत ही जाएंगे। वहां पर क्यों, वो खुद तो जीते, लेकिन यहाँ पर भी शरद पवार खड़े होते जीते, सुप्रिया सुले जीते, वो समझ में आता है। लेकिन क्या और लोगों को जिता सकेंगे? और राजीव कुमार ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने न केवल इस प्रोसेस को लेकर स्पष्ट किया और सवाल उठाए, थोड़ा तल्ख थे, लेकिन उन्होंने इसके साथ एग्जिट पोल नाम की प्रक्रिया को भी इस तंज के साथ सामने रखा कि जब हम श्योर नहीं होते हैं उससे पहले रिजल्ट आ जाता है। मैं राहुल लाल साहब को बहस में लाना चाहूंगा चर्चा में। राहुल लाल साहब, 13 और 20 दो तारीख सामने आ गई हैं। 2 चरणों में झारखंड के चुनाव हैं, 1 चरण में महाराष्ट्र के चुनाव हैं, इसके साथ उपचुनाव भी हैं। उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर छोड़ दिया है, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहिए होगा। इन तारीखों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, इन तारीखों को देख के 2-3 चीजें बड़ी समझ में आ रही है कि अगर झारखंड का पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था तो वो 5 चरणों में हुआ था। तो हमें लग रहा है कि राजीव जी उस समय की सरकार जो थी, पहले की सरकार, उन्होंने काफी दावे कर रहे थे वो कि वहां पे नक्सलवादियों की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, लेकिन हमें लग रहा है कि नक्सलवाद रियल में चुनाव आयोग की नजर में भी कंट्रोल अब नजर दिखाई दे रहा है। तभी चुनाव आयोग ने कहा भी कि महाराष्ट्र में तो हम 1 चरण में चुनाव करा रहे हैं 20 नवंबर को, लेकिन झारखंड में चूंकि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र रहा है इसलिए हम उसे 2 चरण में करा रहे हैं, जबकि उन्होंने भी कहा कि पहले वो 5 चरण में चुनाव होते थे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में गढ़चिरौली का एरिया भी आता है, फिर भी इस चीज को नेग्लेक्ट किया जा रहा है और वहां पर 1 चरण में किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि जमीन पर परिस्थितियां काफी बदली हो और इस दरमियान में इन मामलों में कुछ झारखंड में भी कुछ संशोधन की स्थिति बनी हो और महाराष्ट्र में भी संशोधन की स्थिति बनी हो। 1 चरण में चुनाव हो रहा है, स्वागत योग्य कदम है, लेकिन राजीव जी, एक सवाल का जवाब मैं अब तक नहीं खोज पा रहा हूं कि चुनाव आयोग पे जितनी भी आस्था विश्वास भारत का संवैधानिक संस्था है, लेकिन हाल के समय में बड़े ज्यादा सवालों के दायरे में रहा है, चाहे चुनाव आचार संहिता लागू करने के मामले पे हो। आज मुख्य चुनाव आयुक्त जब इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे तो थोड़ा सा वो स्पष्ट कर देते कि जब तमाम देश भर के विधानसभा के सभी उपचुनाव एक ही साथ हो रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश का जो सबसे फेमस सीट है, जिसके ऊपर पूरे दुनिया और देश की ये आपको क्या लगता है राहुल जी, आपकी समझ में ये क्या है? मतलब मिल्कीपुर चुकी है हॉट, मुझे लगता है इस पर सियासी रिएक्शंस भी आएंगे जरूर। सुमित जी, देखिए, मुझे यही लग रहा है कि यहाँ पे कहीं कहीं चुनाव आयोग फिर से दबाव में, नहीं तो कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी, क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ी है, कोई बहराइच वाले तनाव वाली कोई स्थिति भी हम लोगों ने नहीं, स्पष्ट रूप से कहूं तो राहुल भाई, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या वजह है। और चूंकि ये मिल्कीपुर ये ऐसी सीट है जिसे लेकर पहले से ही चर्चा, 10 में से सबसे ज्यादा नजरें टिकी हुई है तो मिल्कीपुर पर टिकी हुई है और या फिर करहल पर, लेकिन मिल्कीपुर में चुनाव की तारीख का ऐलान ना होना अपने आप में कई सारे सवाल, वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, वजह का इंतजार हम भी कर रहे हैं। राहुल भाई आते हैं, माफी के साथ आते हैं लौट के, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं राहुल भाई, और ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं और आपसे शुरुआत करते हैं कि आपको मिल्कीपुर के अनाउंसमेंट ना होने पर आखिर इतना बड़ा एतराज क्यों लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।